चलो अमेंडमेंट्स अपडेट स्टार्ट कर रखे थे बेटा। टोटल कितने हो गए थे? 8। एक एक लाइन में क्रक्स बोलो, फिर उसके बाद स्टार्ट करता हूं। एक लाइन में क्रक्स, जीएसटी कंपनसेटरी सेस, इसको लेवी करना 31 मार्च 2026 तक बढ़ा दिया, जबकि स्टेट को रिम्बर्समेंट 2022 तक की ही होगी। आगे बोलो बेटा, आप बोलो। अगला क्या चीज ली थी हमने? जीटीए। जीटीए 12% वाले में कोई चेंज नहीं है। 5% वाला पहले मैंडेटरीली आरसीएम में आता था, अब आज के टाइम ऑप्शन है। वो चाहे तो जीटीए, चाहे तो एफसीएम में रख ले, अंडरटेकिंग देनी पड़ेगी। वो चाहे तो बेटा इसको आरसीएम में रख ले। नेक्स्ट, इसके बाद हेडिंग बोलो कौन कौन सी थी? लेटिंग आउट ऑफ रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी फॉर रेजिडेंशियल पर्पस बेसिक प्रिंसिपल ये एग्जाम्प्ट है। हाउएवर अगर रिसिपिएंट क्या है बेटा आपका? जीएसटी रजिस्टर्ड है, तो इसके ऊपर जीएसटी लगेगा और ये आरसीएम में कवर होगा। लैंडलॉर्ड रजिस्टर्ड भी हो सकता है, लैंडलॉर्ड अनरजिस्टर्ड भी हो सकता है। रिसिपिएंट जीएसटी रजिस्टर्ड है तो आपका बेटा जीएसटी लगेगा। अंडर आरसीएम रेड विद सीमा गुप्ता 2022 दिल्ली हाई कोर्ट, रिसिपिएंट इंडिविजुअल था, सोल प्रोप्राइटर, जीएसटी रजिस्टर्ड था और उसने अपने पर्सनल हाउस बेटा क्या करा? किराए पे लिया। इस केस में बेटा क्या नहीं लगेगा साहब? जीएसटी एग्जाम्प्ट होगा। पर ये मेगा एग्जाम्पशन के कारण एग्जाम्प्ट नहीं है, दिल्ली हाई कोर्ट। नेक्स्ट, इसके बाद हेडिंग बोलो खाली। नेक्स्ट बेटा इसके बाद हेल्थ, सीधा हेल्थ केयर ही आ गया था। इसके बाद होटल्स, लेटिंग आउट ऑफ रूम्स बाय होटल्स, मोटेल्स, रेस्ट हाउस, गेस्ट हाउस। आज के टाइम हमेशा और हमेशा क्या है बेटा? ये चार्जेबल है, चाहे पर डे रेंटल चार्जेस 1000 से कम हो, चाहे 1000 से ज्यादा हो। इंपोर्टेंट नोट बेटा, होटल्स मोटेल्स को रिलैक्सेशन है। होटल मोटेल टैक्सेबल हुए हैं। धर्मशाला वाला कॉन्सेप्ट एज यूजुअल है, 1000 से कम है तो एग्जाम, 1000 या उससे ज्यादा है तो टैक्सेबल। नेक्स्ट, इसके बाद बेटा हेल्थ केयर सर्विस, 3 हेल्थ केयर सर्विस, 2 में तो एग्जम्पशन विड्रॉल हुई है। पहला कोड ब्लड बैंक सर्विसेज दे रहा है, प्रिजर्वेशन ऑफ स्टेम सेल। दूसरा बेटा आपका साहब बायो वेस्ट को मैनेज करना, डिस्पोजेबल की क्या कर रहे हैं बेटा? क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट ये सर्विसेज ले रहे हैं। तीसरा लेटिंग आउट ऑफ रूम एज ए पार्ट ऑफ हेल्थ केयर सर्विस, आईसीयू सीसीयू ये लेट आउट करे हैं बेटा आपके। कितना मर्जी चार्ज हो इसका, रेंटल चार्ज कोई मर्जी हो, ऑलवेज और ऑलवेज एग्जाम्प्ट। इसके अलावा जो नॉर्मल वार्ड है, रूम चार्जेस है बेटा 5000 पर डे तक है तो एग्जाम्प्ट। इन एक्सेस ऑफ 5000 से ज्यादा है रूम चार्जेस बेटा, इंटायर अमाउंट शैल बी टैक्सेबल। 5500 है तो 500 नहीं, पूरा 5500 क्या होगा? टैक्सेबल होगा। यहीं तक हुआ था। तो मेगा एग्जम्पशन ही चल रहा है, इसमें मेजर अमेंडमेंट्स हैं बेटा। नेक्स्ट, ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर में ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर, हेडिंग डालो। फाइनली क्लास शुरू हो गई बेटा। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर पढ़ते थे हम मेगा एग्जम्पशन में। मेट्रो से ट्रेवल करें तो बेटा आपका जीएसटी एग्जम्प्ट होता था। इंडियन रेलवे से ट्रेवल करें, एसी कोच होता था तो जीएसटी लगती थी, नॉन एसी कोच होता था जीएसटी नहीं लगती थी। एक बार ऊपर सुनने पे ध्यान दो। उसमें एयर रूट में आपने पढ़ा होगा बेटा, फ्लाइट ओरिजिनेट और टर्मिनेट इन नॉर्थ ईस्ट एरिया और वेस्ट बंगाल में एक बागडोगरा। तो हमने बोला था कि स्टेट के नाम याद नहीं करने, खाली नॉर्थ ईस्ट याद कर लेना। या तो नॉर्थ ईस्ट से फ्लाइट ओरिजिनेट हो रही है, या नॉर्थ ईस्ट में क्या होती है? फ्लाइट टर्मिनेट होती है। तो इस केस में क्या होता था बेटा? जीएसटी एग्जाम्प्ट। नॉर्थ ईस्ट अपना ये 7 स्टेट्स और वेस्ट बंगाल वाला बागडोगरा। तो दिल्ली से फ्लाइट बागडोगरा जा रही है, एग्जाम्प्ट होता था। बागडोगरा से फ्लाइट दिल्ली आ रही है तो भी क्या होता था बेटा? एग्जाम्प्ट होता था। क्लास कोई भी हो, इकोनॉमिक क्लास से ट्रेवल कर रहे हैं, बिजनेस क्लास से ट्रेवल कर रहे हैं, उससे फर्क नहीं पड़ता था। ये हमेशा जीएसटी क्या होता था बच्चे? एग्जाम्प्ट होता था। रीजन ये होता था बेटा कि टूरिज्म को प्रमोट करना चाह रहे हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा पर्सन क्या हो बेटा? नॉर्थ ईस्ट में जाएं। जितने ज्यादा टूरिज्म जाएंगे बेटा, ऑब्वियस सी बात है वहां की इकोनॉमी क्या करेगी? ग्रो करेगी। फिलहाल अपन जीएसटी पे आ जाते हैं। पुराना लॉ था फ्लाइट ओरिजिनेट और टर्मिनेट इन नॉर्थ ईस्ट, तो क्या होता था बेटा? ऑलवेज जीएसटी एग्जाम्प्ट। अब डिपेंड करता है आप कौन सी क्लास से ट्रेवल कर रहे हैं। अब क्लास हो गई बेटा, इकोनॉमी क्लास से ट्रेवल करेंगे तो ही एग्जम्पशन है, अदर देन इकोनॉमी क्लास होगी तो बेटा अब आपका जीएसटी लेवी होगा। तो स्कोप बढ़ गया टैक्सीबिलिटी का। पहले क्या था? फ्लाइट ओरिजिनेट वहां से जो बनके चल रही है, या टर्मिनेट जो वहां पर टर्मिनेट हो रही है। कहां पर? नॉर्थ ईस्ट में। सारी की सारी सर्विसेज ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर की क्या होती थी? एग्जाम्प्ट इररिस्पेक्टिव ऑफ क्लास। आज के टाइम क्या है? इकोनॉमी क्लास एग्जाम्प्ट है, अदर देन इकोनॉमी बिजनेस होती है। अदर देन इकोनॉमी क्या है बेटा आपकी? इट शैल बी टैक्सेबल। तो क्रक्स सीधा नया लो याद करना है। अब क्या बनेगा?
फ्लाइट ओरिजिनेट और टर्मिनेट कहां पर? नॉर्थ ईस्ट में। नॉर्थ ईस्ट एरिया में क्या बेटा? इकोनॉमी क्लास, अदर देन इकोनॉमी, इकोनॉमी एग्जाम्प्ट, नोटिफिकेशन नंबर 12/2017। इसके अलावा बेटा अदर देन इकोनॉमी आज के टाइम क्या है? इट शैल बी टैक्सेबल। तो लिखो फ्लाइट ओरिजिनेट सेंटर में, या तो बन के चल रही है वहां से, फ्लाइट ओरिजिनेट और टर्मिनेट, या वहां जाके टर्मिनेट हो रही है। फ्लाइट ओरिजिनेट और टर्मिनेट इन नॉर्थ ईस्ट। फ्लाइट ओरिजिनेट और टर्मिनेट, या तो वहां से बन के चल रही है या वहां खत्म हो रही है बेटा। वहां कहां? नॉर्थ ईस्ट इंडिया का। ये तो हर स्टेट के भी तो नॉर्थ ईस्ट होंगे। चलो क्या चेक करें आज के टाइम? कौन सी फ्लाइट है या कौन सी क्लास है? क्लास, इकोनॉमी क्लास, अदर देन इकोनॉमी क्लास। इकोनॉमी क्लास है तो पहले भी एग्जम्प्ट थी, अब भी एग्जम्प्ट है। इकोनॉमी क्लास पहले भी एग्जम्प्ट थी बेटा, अब भी एग्जम्प्ट है। अदर देन इकोनॉमी, अदर देन इकोनॉमी ये चेंज है। पहले एग्जाम थी बेटा, अब ये क्या है साहब? टैक्सेबल। क्लियर? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर में केवल एक चेंज है, वो ये था। बाकी सब कुछ एज यूजुअल है जो आपने पढ़ा होगा, कोई चेंजेस नहीं। ये चेंज हुआ है बस, ओरिजिनेट और टर्मिनेट इन नॉर्थ ईस्ट। इकोनॉमी क्लास एग्जाम्प्ट है बेटा, और अदर देन इकोनॉमी क्लास टैक्सेबल। दिल्ली से मुंबई इकोनॉमी क्लास से ट्रेवल कर रहा हूं बेटा, टैक्सेबल। मुंबई इज नॉट इन नॉर्थ, ये भी तो बताओ नॉर्थ ईस्ट में आएगा क्या कि ये स्यापा हो जाए? वो 7 स्टेट नहीं बोलते, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, अरुणाचल, वो 7 सिस्टर है, और एक वेस्ट बंगाल में बागडोगरा, वो है बेटा। तो दिल्ली मुंबई की फ्लाइट ले रहे हैं इकोनॉमी क्लास, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट थोड़ी ना है। ये क्या हो जाएगा बेटा? इट शैल बी टैक्सेबल। मुंबई बागडोगरा, बागडोगरा नॉर्थ ईस्ट वाले में आ गया, मुंबई बागडोगरा। तो अब बोलो सर इकोनॉमी क्लास है तो क्या हो जाएगा? एग्जाम्प्ट होगा। अदर देन इकोनॉमी क्लास से ट्रेवल करेंगे तो जीएसटी एप्लीकेबल होगी। एसएससी के टैक्स पेयर के फेवर में है, अगेंस्ट है? महंगी जर्नी हो जाएगी ना बेटा। टिकट के ऊपर क्या लगेगा? जीएसटी। बिजनेस क्लास वैसी महंगी है, और क्या लग जाएगा साहब? जीएसटी लग जाएगा। कितने हो गए? 9 था ये 8 था। अच्छा पहले 7 हो गए थे। 9th हेडिंग है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स। ओ भाई इसमें देश जान की अमेंडमेंट है, बढ़िया बढ़िया अमेंडमेंट है, काम आसान हो गया। पहले बहुत याद करना पड़ता था, और मैं ये बोलता था याद ना हो तो बुक एग्जाम में ले जाना। बुक ले जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, याद करने का काम आसान हो गया। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स, इसमें क्या चेंज आया है? इसमें पहले लिखवाता हूं फिर समझाऊंगा। पॉइंट नंबर क्या बनेगा? 9। कंटिन्यूटी में चलेगा पॉइंट बेटा वो। इसमें हम पढ़ते थे ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाय रेल और वेसल। हाँ हाँ सर पढ़ते थे ना, भी पढ़ते हो तो भी हाँ कर दिया करो, मुझे अच्छा लगता है। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाय रेल, मालगाड़ी की बात कर रहा है, और वेसल। तो इस केस में हम पढ़ते थे सर्टेन केसेस में आपका क्या नहीं लगेगा? जीएसटी एग्जाम्प्ट होगा। कोई 1-2 आइटम बता दो बेटा, याद आ रही हो। अगर रिलीफ मटेरियल का ट्रांसपोर्टेशन होता है, याद आ रहा है, रिलीफ मटेरियल का अगर ट्रांसपोर्टेशन होता था तो जीएसटी एग्जाम्प्ट। ऐसे ऐसे 7-8 थे, और क्या क्या था? एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, डिफेंस और मिलिट्री इक्विपमेंट। बहुत बढ़िया, लिख लो, ये लिखो एक बार। ये एग्जाम्प्ट होते थे या टैक्सेबल होते थे? एग्जाम्प्ट। अगर ट्रांसपोर्टेशन हो रही है रिलीफ मटेरियल की, अगर ट्रांसपोर्टेशन हो रही है एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस की, अगर ट्रांसपोर्टेशन हो रही है डिफेंस और मिलिट्री इक्विपमेंट की, अगर ट्रांसपोर्टेशन हो रही है ऑर्गेनिक मैन्योर की, खाद, ऑर्गेनिक कुछ होता होगा अपने को पता नहीं भाई, नाम याद कर लेना, ऑर्गेनिक मैन्योर। फिर इसके बाद
ट्रांसपोर्टेशन होती थी किसकी? न्यूज़पेपर, मैगजीन, जो रजिस्टर्ड होती थी रजिस्ट्रार के पास। एक ही याद था नालायकों को, डिफेंस, उसके अलावा कुछ याद ही नहीं था। और क्या था बेटा इसमें? मिल्क, इसकी ट्रांसपोर्टेशन, नमक, इसकी ट्रांसपोर्टेशन, सॉल्ट, फूड ग्रेन, अनाज, इंक्लूडिंग आटा, फ्लोर, पल्स, पल्सेस क्या होती हैं? दालें, चावल। इसका ट्रांसपोर्टेशन क्या होता था? एग्जाम। इसका एक आखिरी पॉइंट था, अगर याद हो बेटा, रेलवे इक्विपमेंट एंड मटेरियल। रेलवे इक्विपमेंट एंड मटेरियल। तो रेलवे का कोई इक्विपमेंट है या रेलवे के कोई भी मटेरियल है, इसकी ट्रांसपोर्टेशन रेलवे रूट से हो रही है या वेसल रूट से हो रही है, ये क्या होते थे? सारे के सारे एग्जाम्ड। ये वाला पॉइंट विड्रॉल हो गया, ये वाला, ये हट गया। क्या मतलब है इसका? अगर लो पढ़ना आता, अब क्या मतलब है इसका? ये हट गया, हट गया, हट गया। इसका मतलब क्या है? अब ट्रांसपोर्टेशन अगर रेलवे इक्विपमेंट की होगी या किसकी होगी बेटा? आपकी रेलवे मटेरियल की होगी। आज के टाइम क्या लगेगा इसके ऊपर? जीएसटी लगेगा। सुनो ध्यान से, काम आसान कैसे हो गया। सेम ये बेटा जीटीए में भी था, रोड रूट से रिलीफ मटेरियल जाए, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस जाए। ये पॉइंट नंबर 2 इनको अगर मैं ए बी सी डी ई एफ जी, रट्टाफिकेशन क्या होती थी? रोड रूट में ए से लेके एफ तक एग्जाम थे। रोड रूट में ए से लेके क्या थे? एफ तक एग्जाम थे। रेलवे और वेसल में क्या एग्जाम थे बेटा? आपके ए से लेके जी तक एग्जाम थे, याद करने पड़ते थे। अब अगर सही मायने में देखें, लो पढ़ना आता हो, टेकन एट पार हो गया। ए से लेके एफ तक ही एग्जाम है। अब रूट कोई भी हो, चाहे रोड हो, चाहे रेलवे हो, चाहे वेसल हो, चाहे रोड हो, चाहे आपका बेटा कौन सा हो गया? रेलवे हो, चाहे वेसल हो, ए से लेके एफ तक ही एग्जाम है। आपका बेटा जी आज के टाइम टैक्सेबल है। रोड पे तो पहले ही टैक्सेबल था, रोड रूट में, रेलवे और वेसल में और क्या हो गया बेटा? टैक्सेबल हो गया। तो बड़ा बड़ा एक लाइन में क्रक्स क्या निकल के आया इतने सारे का? पुराना तो मैं मान के चल रहा हूं आपको याद है। रेलवे इक्विपमेंट एंड मटेरियल, मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट कुछ भी हो, आज के टाइम इसके ऊपर क्या लगेगा? जीएसटी लगेगा। क्रक्स लिख लो, बड़े तुम सारे याद करोगे। ये नोटबुक ले जाना एग्जाम में बेटा, याद ना हो तो पकड़े गए, खाली 5 साल के लिए बाहर हैं बस। लिख लो, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ रेलवे इक्विपमेंट एंड मटेरियल, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ रेलवे इक्विपमेंट एंड मटेरियल always chargeable to GST, always chargeable to GST irrespective of mode of transport। कोई भी हो आज के टाइम, टेकन एट पार हो गया। irrespective of mode of transport। रोड पहले भी टैक्सेबल था, अब भी है। चेंज क्या आया? पहले रेलवे रूट और वेसल रूट एग्जाम था बेटा, अब वो एग्जाम्शन विड्रॉल हो गई। इसका मतलब अब ये क्या है बच्चे? टैक्सेबल है। मेकिंग सेंस? शैल आई मूव ऑन? आ गया समझ में? सर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स में अगर आपको याद आ रहा हो, ऊपर ध्यान दो, पेन ड्रॉप करो। एक तो ये होता था, हमने जीटीए की सर्विस ली, उसके ट्रक में खाली मेरा ही माल है। सिंगल कंसाइनी बोलते थे ना कि उसके ट्रक में केवल मेरा ही माल है, और वो कितने चार्ज कर रहा है, अमाउंट कितना था? 15। बस ऐसे बोल दिया करो, मैं बड़ा खुश हो जाता हूं कि हाँ थोड़ा सुन रखा है आपने। 1500 रुपए तक आप जीटीए, महावीर ट्रांसपोर्ट, मैं सर्विस रिसिपिएंट जैन सन्स टेक्सटाइल, आपने पूरा ट्रक ही बुक कर दिया। छोटा ट्रक जो होता है वो मैंने बुक कर दिया, खाली मेरी ही कंसाइनमेंट आएगी। अगर आप 1500 तक चार्ज करोगे तो क्या होता था बेटा? जीएसटी एग्जम्प्ट होता था। 1500 से ऊपर करा, 1600 करा, तो पूरे 1600 के ऊपर क्या लगती थी? जीएसटी लगती थी। इसको नाम दे देते क्लास में याद करने के लिए, छोटा ट्रक या छोटी ट्रांसपोर्टेशन। छोटी ट्रांसपोर्टेशन है तो जीएसटी एग्जाम, छोटी ट्रांसपोर्टेशन है तो जीएसटी एग्जाम। क्या थी छोटी ट्रांसपोर्टेशन? एक सिंगल ट्रक है, उसमें सारा का सारा माल मेरा है। सिंगल ट्रक में सारा का सारा माल कंसाइनी का है। फ्रेट कितना उसका? 1500 या उससे कम है, तो जीएसटी एग्जाम्प्ट होता था। ये एग्जाम्पशन हट गई।
ये एग्जम्पशन हट गई। क्या मतलब? अब ट्रक चाहे 1500 से कम का आ रहा हो, चाहे ट्रक क्या हो बेटा 1500 से ज्यादा का हो, ज्यादा तो वाला तो पहले भी टैक्सेबल था, अब कम भी है अगर आपका चार्जेस, इसके ऊपर क्या लगेगा बेटा? जीएसटी लगेगा। सर फिर एक इसमें 750 और था, 1500 के साथ एक 750 और था। एक ट्रक में मल्टीपल कंसाइनमेंट है, ए की भी, बी की भी, सी की भी, डी की भी। मैं बन जाता हूं जीटीए, मैं जीटीए महसूस करें बेटा, ये 4 क्लाइंट है, इनकी गुड्स बुक करी, इनकी रोनी के हैं, ये पहले इनके यहां छोड़ दूंगा ट्रक, फिर इनके यहां छोड़ देगा, ऐसे तो होता है, फिर इनके यहां छोड़ देगा, फिर इनके यहां पर छोड़ देगा। पर कंसाइनी अगर कितना होता था? 750 या उससे कम, 750 या उससे कम, वो एग्जम्प्ट होता था। ये भी विड्रॉल हो गया। दो चीज होती थी, एक 1500 वाली, एक 750 वाली। डिफरेंस क्या था दोनों में पहले बताओ? दोनों में डिफरेंस क्या होता था? 1500 वाले में एक ही पार्टी का माल है, पूरा ट्रक ही क्या है? उस पार्टी का है, और हमने फ्रेट कितना चार्ज करा है जीटीए ने? 1500 तक, तो जीएसटी एग्जाम्प्ट होता था। दूसरे में एक ट्रक में मल्टीपल पर्सन की कंसाइनमेंट है, एक ट्रक में मल्टीपल पर्सन की कंसाइनमेंट है, किराया चार्ज जिससे 750 या उससे कम करा, वो क्या होता था बेटा? आपका एग्जाम्प्ट। ये दोनों विड्रॉल हो गई इस साल से, इस साल से दोनों विड्रॉल हो गई। क्या फर्क पड़ गया? अब चाहे 1500 सिंगल कंसाइनी वाला हो या मल्टीपल कंसाइनमेंट वाला हो, चाहे 1500 हो, चाहे 750 से कम क्यों ना हो, आज के टाइम क्या लगेगा बच्चे? जीएसटी लगेगा। नहीं, लिख लो। पॉइंट नंबर कौन सा बनेगा? 10। एनी गुड्स, पहले 1500 वाला लिखवा देता हूं। एनी गुड्स वेयर कंसिडरेशन चार्ज, any goods where consideration charge for transportation of goods on a consignment transported on a consignment transported in a single carriage। कैरेज का मतलब वो ट्रक कितना था? अप टू रुपी 1500। ये एग्जम्पशन विड्रॉल। नाउ क्या लिखूं अब इसको? नाउ इट इज टैक्सेबल। अब चाहे 1500 से कम हो, चाहे 15, अब उल्टा मत याद कर लेना, कहीं 1500 से कम वाला टैक्सेबल, 1500 से ऊपर वाला एग्जाम। बच्चे भी तो हीरे हैं, उन्होंने ये पढ़ लिया 1500 से कम वाला टैक्सेबल, ऊपर क्या हो? 1500 से ऊपर है तो पहले भी टैक्सेबल था, अब भी टैक्सेबल है। 11वां पॉइंट, एनी गुड्स वेयर कंसिडरेशन चार्ज, any goods where consideration charge for transportation of all such goods for a single consignee, अलग अलग पार्टी है ना, अप टू रुपी 750। ऊपर था सिंगल कैरेज, एक ट्रक सारा मेरा, यहां पार्टी वाइज कंसाइनी मतलब रिसिपिएंट। गुड्स फॉर अ सिंगल कंसाइनी अप टू रुपी 750, तो ये भी विड्रॉल हो गया। क्या मतलब है? नाउ इट इज टैक्सेबल। क्लियर? एग्जाम्पल बनाऊं या कॉन्फिडेंस है? मैं ट्रक बना दूंगा, एक ट्रक में मल्टीपल कंसाइनमेंट कर दूंगा बेटा, किसी से ले लेंगे 750 से कम, किसी से 750 से ज्यादा। आंसर क्या हो जाएगा? हर केस में ही क्या होगा बच्चे? टैक्सेबल होगा। आरसीएम या एफसीएम? सर डिपेंड करता है, जीटीए सर्विस है, 12% वाली स्कीम है या 5%। रीड द लॉ इन टोटलिटी, ये नहीं कि एक ही चीज पढ़ रहे हैं तो वही पढ़ते रहें। जीटीए सर्विस है ना, जीटीए वाला मैं ऑलरेडी पढ़ा ही चुका हूं, रिवाइज कराई दिया। सर जीटीए 12% वाली स्कीम में है तो एफसीएम, जीटीए 5% वाली स्कीम में पर उसने कसम खा ली कि टैक्स मैं ही जमा करवाऊंगा, तो कसम खा ली तो एफसीएम, कुछ नहीं बोल रहा तो आरसीएम। चलो
क्लियर यहां तक? 12th पे आओ बेटा, अगला पॉइंट, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स ही चल रहा है। आपको याद है बेटा, अगर हम सी रूट से एक्सपोर्ट करते थे, सी रूट से एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स होता था या एयर रूट से एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स होता था? सी रूट से एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स होता था, एयर रूट से एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स होता था, तो ये एग्जम्प्ट था, ये दोनों ही एग्जम्प्ट थे 30 सितंबर 2022 तक। पहले लो आया था स्टार्टिंग में 30 सितंबर 2018 तक, फिर हर साल एक एक साल बढ़ाते रहते थे कि 2019 तक एग्जम्प्ट है, 20 तक एग्जम्प्ट है, 21 तक एग्जम्प्ट है, 22 तक एग्जम्प्ट है। तो उसके बाद उम्मीद यही थी बेटा कि 23 आ जाएगा, कि 2023 तक एग्जम्प्ट है। नालायकों ने एग्जम्पशन ही विड्रॉल कर दी, एग्जम्पशन ही क्या हो गई, विड्रॉल हो गई। तो क्या है, अब सी रूट से एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स हो या एयर रूट से एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स हो, एग्जम्पशन विड्रॉल है। What does it mean? Now it is taxable. ये क्यों करा? क्लास में तो मैं बड़ा गला फाड़ फाड़ के चिल्लाता था, एक्सपोर्ट प्रमोट हो रहे हैं और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का नारा है एक्सपोर्ट द गुड्स नॉट द टैक्सेस, स्लोगन है ये, एक्सपोर्ट द गुड्स नॉट द टैक्सेस। तो जब तक एग्जाम थे जब तक तो मैं ये चिल्ला रहा था कि एक्सपोर्ट प्रमोट हो रहे हैं, इसलिए क्या कर दिया, इनको छोड़ दिया। एक्सपोर्ट हो रहे हैं ना, फॉरेक्स आएंगे, जितना ज्यादा एक्सपोर्ट होता है उतना ज्यादा फॉरेक्स आता है। तो गवर्नमेंट को क्या अब एक्सपोर्ट प्रमोट नहीं करना क्या? ये क्यों एग्जाम्पशन विड्रॉल हुई है? लो तो निपट गया, एक तो ये तरीका रटते हुए निकल जाओ, मैं आगे भी निकल जाऊं, आपका पर्पस सोल्व हो जाएगा। पर मैं चाहता हूं कि रुके, एनालाइज तो करें कि फर्क क्या पड़ा, गवर्नमेंट के दिमाग में चल क्या रहा है। 17 से ये एक्सटेंड होता जा रहा था हर साल, 17 से 18 हुआ, 18 से 19, 19 से 20, 20 से 21, 21 से 22, हर साल बोलता था। मैं ये भी बोलता था ये आगे भी एक्सटेंड होता रहेगा बेटा, क्योंकि एक्सपोर्ट क्या हो रहे हैं, इससे ड्रेस्टिक प्रमोट होते हैं। तो अब क्या हो गया एकदम ऑल ऑफ सडन, क्या चल रहा है निर्मला सीतारमण जी के दिमाग में? ये कौन है सर? फाइनेंस मिनिस्टर। इनके दिमाग में क्या चल रहा है, ये क्यों एग्जम्पशन विड्रॉल करी? 5 मिनट लगेगी, स्क्रीन पे ध्यान देना, प्रैक्टिकल सिखाता हूं क्या होता है। एयर रूट से ले लेते हैं स्पाइस जेट, जेट एयरवेज, जो भी नाम सुन रखा हो। सामने ध्यान देना बेटा, अगर आपके क्लिक कर जाए, लो पढ़ना अगर एक्चुअली में आता है। स्पाइस जेट, जेट एयरवेज, ये हो गया सर्विस प्रोवाइडर। सर्विस रिसिपिएंट बना दो एचएस, होशियार सिंह, नाम सुना है? हाँ या ना, कुछ तो करो। चांदनी चौक, सूर्या साड़ी ब्रांड है एक, एक्स लिमिटेड, इसका साड़ीज का काम है, इंडो वेस्टर्न ड्रेसेस का काम है, डोमेस्टिक भी और एक्सपोर्ट भी। बहुत जबरदस्त काम है बेटा इसका, जो साड़ी और इंडो वेस्टर्न ड्रेसेस बनती है। चांदनी चौक में, मालीवाड़ा में। होशियार सिंह ये है सर्विस प्रोवाइडर। समस्या देखना क्या है, ये है सर्विस रिसिपिएंट, एक्स लिमिटेड समझ लेना। इसको होशियार सिंह को अपनी इंडो वेस्टर्न ड्रेसेस दिल्ली से दुबई भिजवानी है। इसको अपनी इंडो वेस्टर्न ड्रेसेस दिल्ली से कहां भिजवानी है बेटा? दुबई। तो ये कह रहा है जी इसने गुड्स बुक करवा दी स्पाइस जेट, जेट एयरवेज के पास। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स कहां से कहां तक होना है? दिल्ली टू दुबई। मैं थोड़े रियलिस्टिक एग्जांपल दे रहा हूं बेटा। इंडो वेस्टर्न ड्रेसेस इसने दिल्ली से दुबई क्या करवानी है? ट्रांसपोर्टेशन करवानी है। टाइम सेंसिटिव चीज थी, एयर रूट ले लिया। ऑल्दो महंगा पड़ता है, इसे फर्क नहीं पड़ रहा जी, इसने क्या कर लिया? एयर रूट ले लिया। वैल्यू ऑफ सर्विस 1 लाख, राउंड फिगर। जीएसटी 18% है मान लेते हैं। तो 30 सितंबर 2022 तक ये क्या था? एग्जाम्प्ट। पर आपके लिए लेवल पे क्या है आज के टाइम? ये टैक्सेबल। पहले एग्जाम था 30 सितंबर 2022 तक, आज के टाइम क्या है बेटा? ये आपका एग्जाम्प्ट है। पहले एग्जाम था 30 सितंबर 2022 ऑनवर्ड, अब ये क्या है बच्चे? टैक्सेबल है। क्या चल रहा है गवर्नमेंट के दिमाग में? सुने ध्यान से। ये अब भी एक्सपोर्ट ही प्रमोट हो रहे हैं, ये अब भी एक्सपोर्ट ही प्रमोट हो रहे हैं। सर कैसे समझाओ ना, थोड़ा समझ में नहीं आ रहा कि क्या हुआ। स्क्रीन पे ध्यान दो, इसके एंगल से पढ़ो, इसके एंगल से। ये गुड्स को क्या कर रहा है? एक्सपोर्ट। समझ में आए तो ही हाँ करना है, नहीं रोकना।
रटना मत, ये गुड्स को क्या कर रहा है, एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट को बेटा लॉ की लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, दो चीज जीरो रेटेड होती है, इधर एक्सपोर्ट या सप्लाई टू एससीजेड। हाँ तो करो सर, एक तो मैथमेटिक्स वाला जीरो होता है, ये जीरो रेटेड नहीं, इसको तो नील रेटेड बोलते हैं। ये तो मैं बेसिक में क्लियर करवा चुका हूं, आधे तो इसी में उलझे रहते हैं कि जिसका मैथमेटिक्स रेट जीरो है वो होती है जीरो रेटेड सप्लाई। ना, इंग्लिश वाला जीरो, क्लास में यही बोलता था, इंग्लिश वाला ZERO, मैथमेटिक्स वाला नहीं, वो तो नील रेटेड होता है, ठीक है ना। इंग्लिश वाला ZERO दो होता है, या तो एक्सपोर्ट या सप्लाई टू एससीजेड। तो मैं बोल सकता हूं ये एक्सपोर्ट है। एक्सपोर्ट क्या होती है, जीरो रेटेड सप्लाई। आपसे पूछता हूं बेटा, क्या बेनिफिट होते हैं जीरो रेटेड सप्लाई में, फट्टे मारो कुछ तो। सर रिफंडेबल, ऐसे बोला करो, मजा आता है बेटा ऐसे पार्टी। सर जीरो रेटेड सप्लाई वीआईपी ट्रीटमेंट है, आपका आउटपुट के ऊपर टैक्स माफ है, अगर दे रखा हो तो उसका रिफंड मिल जाएगा, ठीक। और आईटीसी के रिफंड मिलते हैं, पूरे आईटीसी के रिफंड ही केवल दो सिचुएशन में हैं। आईटीसी के रिफंड केवल दो सिचुएशन, या तो जीरो रेटेड में या इन्वर्टेड टैक्स स्ट्रक्चर में। आईटीसी का अदरवाइज रिफंड नहीं है बेटा, पूरे जीएसटी में आईटीसी के रिफंड ही कितने केस में है, दो, इधर जीरो रेटेड सप्लाई हो या क्या हो, इन्वर्टेड टैक्स स्ट्रक्चर। तो अब इसके एंगल से सोचो, ये जीरो रेटेड सप्लाई है, ठीक है ना, यानी कि मैं बोल सकता हूं इसका क्या मिल जाएगा, इसको आईटीसी मिलेगा, इनपुट सर्विस है ना इसकी, आईटीसी मिलेगा, और उस आईटीसी का क्या मिल जाएगा, रिफंड। तो वो पहले भी टैक्स न्यूट्रल था, अब भी नेट रिजल्ट देखें तो क्या है, टैक्स न्यूट्रल। पहले भी टैक्स न्यूट्रल था, ये अब भी क्या है साहब, टैक्स न्यूट्रल। इसको तो नेट इफेक्ट कुछ नहीं पड़ा, नो डाउट। एक बार जेब से 18,000 एक्स्ट्रा गए, 30 सितंबर तक तो 18 जाते ही नहीं थे, कितने जाते थे, 1 लाख केवल किराया जाता था। 30 सितंबर के बाद नो डाउट एचएस की जेब से 18,000 एक्स्ट्रा गए, पर एक बार गए वापस भी तो आ गए, एक बार गए तो वापस भी तो आ गए। सर वापस कैसे आए, नजर नहीं आया, देखो ना, ये एक्सपोर्ट कर रहा है, एक्सपोर्ट जीरो रेटेड होता है, और जीरो रेटेड में क्या है, आईटीसी के क्या मिलते हैं बच्चे, रिफंड मिलते हैं। सर ये चीज 5 साल में समझ में आएगा गवर्नमेंट को, 17 में ही नहीं कर सकते थे क्या, पहले पोर्टल ही काम नहीं कर रहा था, रिफंड का पोर्टल ही अपडेट नहीं था, इस केसेस में रिफंड रूट नहीं था, तो इसलिए गवर्नमेंट ने क्या कर दिया था, एग्जम्पशन रूट, पे ही मत करो। अब पोर्टल क्या हो चुके हैं बेटा, 5 साल हो गए, अब पोर्टल क्या हो गया, पोर्टल मतलब पता है ना आपको, अब पोर्टल क्या है, अपडेट है, अब क्या मिलते हैं बेटा, रिफंड मिलते हैं। तो इसलिए गवर्नमेंट ने क्या बोल दिया, भैया पहले टैक्स जमा करा दो, बाद में अपना रिफंड क्या करते रहना, क्लेम करते रहना। नेट रिजल्ट देखें, फर्क कुछ नहीं पड़ रहा, नो डाउट एक बार जेब से जा रहा है, पर वापस क्या हो रहा है बेटा, वो रिफंड भी मिल रहा है। पर पहले तो प्योरली एग्जम्प्ट था, अब क्या है, पहले क्या हो जाएगा साहब, ये टैक्सेबल होगा, बाद में क्या करते रहो, रिफंड क्लेम करते रहो। पहले ही क्यों नहीं कर दिया था स्टार्टिंग से ही ऐसा, पोर्टल अपडेट नहीं था, पोर्टल अपना अपडेट नहीं था, अब प्रॉपर अपना पोर्टल अपडेट है बेटा, अब ये कर दिया इन्होंने। इसलिए तो कोई गलती से पूछ ले, वैसे तो कोई पूछने वाला है नहीं कि भाई ये 30 सितंबर के बाद क्यों नहीं बढ़ी, ये 30 सितंबर तक ही क्यों थी, तो बोलने वाला 1 मिनट में बोल देता है, कर दी गवर्नमेंट का मन है। अरे कोई लॉजिक तो चल रहा होगा इसके पीछे, ऐसे नहीं कि गवर्नमेंट का मन है। ओ भाई पोर्टल अब क्या हो चुका है, इफेक्टिव हो चुका है, अब क्या हो जाएगा साहब, आपको रिफंड अवेलेबल हो जाएगा। दो चीज होती है बेटा, गवर्नमेंट के एंगल से सोचो, अब हम बन जाते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ऐसे ऐसे कम से कम 1000 प्लेयर होंगे जो एक्सपोर्ट कर रहे होंगे, 1000 से भी ज्यादा होंगे, जरूरी नहीं है कि 1000 के 1000 ही रिफंड क्लेम कर रहे हो, बिजनेस में और भी बहुत चीजें होती हैं। अब जैसे मैं बोलता हूं, मेरे को बोलने दो एक बार, एचएस ने पहले ही बेटा वैल्यू क्या कर रखी है, कम शो कर रखी है। इसे पता है कि अगर मैं रिफंड क्लेम करूंगा तो डिपार्टमेंट के रडार पे आ जाता है, रिफंड जब भी होता है वो डिपार्टमेंट के रडार पे आता है, तसल्ली से चेक करके वो क्या करते हैं, रिफंड देते हैं। तो कुछ ऐसे भी तो एसएससी होते हैं जो वैसे ही घपले वपले कर रहे होंगे, तो उस टाइप के एसएससी रिफंड क्लेम ही नहीं करते, क्योंकि वो डिपार्टमेंट के रडार पे नहीं आना चाहते। तो मैं निर्मला सीतारमन, मुझे पता है 1000 में से 900 या 950 आएंगे, 50 तो ऐसे होंगे जो रिफंड ही क्लेम नहीं करेंगे, तो वो पैसा तो गवर्नमेंट के पास आ ही रहा है। देख रहे हो मिशन विजन कितने बड़े होते हैं, तो उस हिसाब से कर दिया बेटा। और अगर एग्जाम्प्ट ही कर देते फिर तो 1000 के 1000 ही बच जाते। मैं आपको पढ़ाऊंगा एक एग्जाम्पल हाइपोथेटिकल, अदरवाइज मत लेना, 1000 रुपए लूंगा जो कि बाद में मैं रिफंड कर दूंगा, मेरा पास्ट एक्सपीरियंस है, सारे आएंगे ही नहीं,
2 4 5 तो क्लास खत्म हुई और वो क्या हो जाएंगे जी, अंडरग्राउंड हो जाएंगे। जो आएंगे मैं रिफंड दूंगा, कमिटेड हूं। जो नहीं आएंगे बच गए। और गवर्नमेंट का क्या है बेटा, रेवेन्यू है। ये होता है, एक्सपर्ट है वो भी। ये प्रैक्टिकल लाइफ की बातें जब इंडस्ट्री में जाओगे अपने आप समझ में आ जाएंगे। और बोलो, वापस आओ स्टूडेंट एज पे। प्रैक्टिकल लाइफ में जब जाए, जब एग्जाम क्लियर हो, तो स्टूडेंट एज में याद क्या करना है, 30 सितंबर तक एग्जाम था, उसके बाद क्या है बेटा, ये टैक्सेबल। नेट शेल में क्रक्स देखेंगे आपका साहब, न्यूट्रल हो रही है सिचुएशन। पहले भी न्यूट्रल थी, अब भी क्या है, न्यूट्रल। चले मूव ऑन। केवल ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स वाले बोलो क्या क्या अमेंडमेंट हो गई अभी तक। केवल ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स और कुछ नहीं। सबसे पहला रेलवे इक्विपमेंट एंड मटेरियल। अब रूट कोई भी हो, ये हमेशा इसकी ट्रांसपोर्टेशन क्या है बेटा, टैक्सेबल है। 1500 सिंगल ट्रक आज के टाइम क्या है बेटा, ये टैक्सेबल है। 750 सिंगल कंसाइनी आज के टाइम ये भी क्या है बच्चे, आपका टैक्सेबल है। एक्सपोर्ट चाहे सी रूट से हो, एक्सपोर्ट चाहे एयर रूट से हो, पहले एग्जम्प्ट होते थे, आज के टाइम क्या है बेटा, ये आपके टैक्सेबल होंगे। चलिए मूव ऑन। लास्ट चेंज इसमें बेटा ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स में पॉइंट नंबर कौन सा बनेगा, विच वन, 13 पॉइंट नंबर 13 बेटा आपका एग्रीकल्चरल में ले लूंगा इसको, 12 ही रखो एग्री, इसके बस ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स के इतने रखो बेटा, इसमें लूंगा कंफ्यूज कर जाएंगे। तो ब्रेक के इसमें क्या लिया हमने इस वाले लेक्चर में बेटा, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स। बिना नीचे देखे 2 मिनट में रिवाइज कराओ। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर केवल नॉर्थ ईस्ट वाली फ्लाइट्स में चेंज हुआ है। जो ओरिजिनेट या टर्मिनेट होती थी इकोनॉमिक क्लास एग्जम्प्ट है, अदर देन इकोनॉमिक क्लास बेटा टैक्सेबल है। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स नंबर 1, रेलवे मटेरियल एंड इक्विपमेंट। ट्रांसपोर्टेशन कोई भी मोड हो, आज के टाइम क्या हो जाएगा बेटा, ये टैक्सेबल। सिंगल ट्रक पहले 1500 तक एग्जम्प्ट होता था, आज के टाइम टैक्सेबल। सिंगल कंसाइनी पहले 750 तक एग्जम्प्ट होता था, आज के टाइम बेटा आपका टैक्सेबल। सी रूट से बेटा एक्सपोर्ट करते हैं, पहले एग्जम्प्ट होता था, आज के टाइम टैक्सेबल। एयर रूट से एक्सपोर्ट करते थे, फ्रेट बेटा एग्जम्प्ट होता था, आज के टाइम टैक्सेबल। क्लियर। अगली हेडिंग बेटा एग्रीकल्चरल रिलेटेड सर्विस। नेक्स्ट हेडिंग एग्रीकल्चरल रिलेटेड सर्विस। इसमें 2 एग्जम्पशन विड्रॉल हुई हैं, एक में चेंज हुआ है। एग्रीकल्चरल रिलेटेड में क्या हुआ है बेटा, 2 एग्जम्पशन विड्रॉल हुई है, एक में अमेंडमेंट आई है। तो मैं विड्रॉल वाली बता रहा हूं, फर्क क्या पड़ेगा आप बताना। क्या हो गया, 13 लिखो, सर्विसेज बाय वे ऑफ फ्यूमिगनेशन, सैनिटाइज करना। फ्रूट्स वेजिटेबल्स को क्या करना बेटा, सैनिटाइज करना। क्या वर्ड सुन रखा हो आपने, पेस्ट कंट्रोल सुने, उसको बोलते हैं फ्यूमिगनेशन, सैनिटाइज करना। सर्विसेज बाय वे ऑफ फ्यूमिगनेशन इन अ वेयर हाउस ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस। ये एग्जम्पशन विड्रॉल हो गए बेटा। व्हाट डज इट मीन, अब ये सर्विस क्या है बेटा, टैक्सेबल। 14 ये भी रडार पे थी बीजेपी गवर्नमेंट के। सर्विसेज बाय वे ऑफ स्लॉटरिंग ऑफ एनिमल्स, बूचड़ खाने, एनिमल स्लॉटरिंग गाजीपुर दिल्ली में। तो पहले स्लॉटरिंग ऑफ एनिमल, हिंदी क्या बोलेंगे यार इसकी, प्रॉपर हिंदी नहीं पता मुझे। एनिमल्स को काटना वाटना वाली सर्विस है, इनके लिए चमड़े वमड़े के लिए जो भी होते हैं बेटा, कसाई खाने यार, बूचड़ खाने, स्लॉटर हाउस, उनकी सर्विसेज पहले क्या होती थी बेटा आपकी, एग्जाम्प्ट। नाउ इट इज टैक्सेबल। बाकी जो पहले भी एग्जाम थी वो अभी भी एग्जाम्प्ट है, ठीक है ना। मैं खाली वो बता रहा हूं जो एग्जाम्पशन विड्रॉल हुए हैं। 15 में हम पढ़ते थे बेटा स्टोरेज और वेयर हाउसिंग ऑफ
उसमें बहुत सारे आर्टिकल थे, स्टोरेज और वेयर हाउसिंग ऑफ। तो एक 10-15 की लिस्ट थी बेटा उसमें कि इन चीज का या तो स्टोरेज हो या वेयर हाउसिंग हो तो क्या होगा बेटा, वो एग्जाम्ड होगा। कम से कम 10-15 आइटम थी बेटा पहले, अब केवल 4 रह गई। अब केवल और केवल 4 चीजें रह गई। चारों के नाम लिख लो बेटा, स्टोरेज और वेयर हाउसिंग ऑफ। नंबर 1 बेटा सीरियल्स, पल्सेस, फ्रूट्स, वेजिटेबल। ये आनी चाहिए एग्जाम में। उसमें देश जान के आइटम थी पहले, टी, कॉफी, जैगरी, पता नहीं कितनी ड्रामे थे इसके अंदर। 10-15 चीजें थी, काम आसान हो गया। और रटने पड़ती थी चीजें कि याद करो एग्जाम में पता नहीं क्या आ जाए, इनमें से कोई आएगा या नहीं आएगा। राइस वाइस भी होता था। केवल 4 चीजें हैं बेटा, सीरियल्स, पल्सेस, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। इन 4 चीजों का स्टोरेज और वेयर हाउसिंग आज के टाइम क्या है बेटा, एग्जाम। 4 के अलावा स्टोरेज और वेयर हाउसिंग होगा तो 4 के अलावा स्टोरेज और वेयर हाउसिंग होगा तो नाउ इट शैल बी टैक्सेबल। क्लियर? टी की स्टोरेज हो रही है, क्या हो जाएगा बेटा, टैक्सेबल। कॉफी टैक्सेबल। शुगर केन क्या हो जाएगा, शुगर केन की बेटा स्टोरेज और वेयर हाउसिंग है। अब शुगर केन बेटा फ्रूट्स वेजिटेबल में है या नहीं, नो। क्या हो जाएगा आज के टाइम बेटा, इट शैल बी टैक्सेबल। बस 4 चीजें हैं, नाम याद कर लेना। आज के टाइम ये 4 एग्जाम्प्ट हैं, इसके अलावा कोई भी स्टोरेज और वेयर हाउसिंग होगी इट शैल बी टैक्सेबल। क्लियर? ये है बेटा अपना एग्रीकल्चरल रिलेटेड सर्विस। 3 चेंज, केवल चेंज बोलो, 2 तो विड्रॉल हुए हैं, 1 चेंज हुआ है। पहला क्या हुआ है बेटा, फ्यूमिगनेशन सर्विसेज, पेस्ट कंट्रोल बोल दो, कुछ भी बोल दो बेटा। ये वाली सर्विसेज क्या है साहब आपकी आज के टाइम टैक्सेबल। दूसरा स्लॉटरिंग ऑफ एनिमल, ये सर्विस आज के टाइम क्या हो गई बेटा, टैक्सेबल। तीसरा आपका स्टोरेज और वेयर हाउसिंग, पहले देश जान की लिस्ट होती थी, आज के टाइम काम आसान। 4 चीजें, सीरियल्स, पल्सेस, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल। क्लियर? नेक्स्ट पढ़ते थे बेटा हम ट्रेनिंग और कोचिंग सर्विस। इसमें दोनों लॉ लिखता हूं, आप देख के बताना चेंज क्या हुआ है। लेक्चर लगेंगे बेटा, कम से कम 2 लेक्चर और मिनिमम। आईडीटी कह रहा हूं, डीटी में तो कुछ है ही नहीं, ज्यादा चेंज है। इसलिए तो आपने पहले पूछा था मैंने कि डीटी लूं आईडीटी लूं। डीटी तो मैं आधे पौने घंटे 1 घंटे में निपटा दूंगा, लगेंगे उसमें भी 3-4 घंटे अगर एनालाइज करना चाहोगे तो। ये तो प्लेन रीडिंग कर जाऊं, जल्दी खींचूं, मुझे कोई दिक्कत नहीं, मैं तो एनालाइज कराता चल रहा हूं। चलो लिखो, ट्रेनिंग और कोचिंग सर्विस। इसको आराम आराम से कर लो, जो मेगा एग्जामिनेशन है ये इंपॉर्टेंट है बेटा। इसमें से 2 क्वेश्चन तक आ जाते हैं, ठीक है ना, बाकी को जैसे कहोगे वैसे। ट्रेनिंग एंड कोचिंग सर्विस, ओल्ड प्रोविजन क्या थे, न्यू वाले क्या हैं, मैं लिख रहा हूं, बस आप मुझे लॉ बताना क्या चेंज हुआ है। वो नहीं होती थी आर्ट और कल्चर की क्लासेस ली, रिक्रिएशनल क्लासेस आर्ट या कल्चर के रिगार्डिंग, पहले जीएसटी एग्जाम वो वाली थी। ओल्ड प्रोविजन में था बेटा सर्विसेज बाय वे ऑफ, सर्विसेज बाय वे ऑफ ट्रेनिंग और कोचिंग इन रिक्रिएशनल एक्टिविटी, मनोरंजन इन रिक्रिएशनल एक्टिविटी रिलेटेड टू। नंबर 1 क्या था, आर्ट और कल्चर। नंबर 2 क्या था बेटा इसमें, स्पोर्ट्स, स्पोर्ट्स बाय चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन। तो आपने कोई आर्ट क्लास ज्वाइन कर रखी है, जीएसटी एग्जाम, कोई कल्चरल क्लासेस,
कुचिपुड़ी सीख रहे हैं, भरतनाट्यम सीख रहे हैं, ये आपने क्लासेस ज्वाइन कर रखी हैं जीएसटी एग्जाम। स्पोर्ट्स क्लासेस ज्वाइन कर रखी हैं बेटा चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन की, तो जीएसटी एग्जाम। वीरेंद्र सहवाग क्रिकेट एकेडमी है, वो कोई चैरिटेबल इंस्टीट्यूट नहीं है, वो ज्वाइन करोगे तो क्या होता था, जीएसटी टैक्सेबल। ये पुरानी लैंग्वेज थी, नई लैंग्वेज में आपके सामने लिखवा रहा हूं, चेंज बताना। सर्विसेज बाय वे ऑफ ट्रेनिंग और कोचिंग इन recreational activity relating to art or culture by an individual. B. Sports by charitable institution. क्या फर्क आया? ये इंडिविजुअल सर्विस प्रोवाइडर है। लिखो और फिर डिफरेंस बताओ बेटा क्या है। अगर इंडिविजुअल आर्ट और कल्चर की क्लासेस चला रहा है तो ही एग्जम्पशन है। पहले यहां कुछ नहीं लिखा था कि इंडिविजुअल है कौन है। आर्ट और कल्चरल क्लासेस बेटा कोई पार्टनरशिप फर्म चला रही है, कोई बॉडी कॉर्पोरेट चला रही है, कोई कंपनी चला रही है, कोई इंडिविजुअल चला रहा है। पहले हर केस में एग्जम्पशन थी बेटा, अब केवल किस केस में है बेटा, अगर सर्विस प्रोवाइडर कौन है बच्चे, इंडिविजुअल। तो इसका क्रक्स लिख लो, क्या बनेगा इसका क्रक्स, आर्ट और स्पोर्ट्स में बेटा कोई चेंज है ही नहीं, सेम लैंग्वेज है, तो इसी को लिख देता हूं ना, आर्ट और कल्चरल क्लासेस, सर्विस प्रोवाइडर इंडिविजुअल, सर्विस प्रोवाइडर अदर देन इंडिविजुअल। आंसर आप दोगे बेटा, इंडिविजुअल है तो नोटिफिकेशन नंबर सेम, बार बार इसलिए कि आदत पड़े आपको। और अगर ये वाला है तो ये एग्जम्प्ट नहीं है, जो एग्जम्प्ट नहीं होता वो क्या होता है बेटा, टैक्सेबल। और बल्कि और बढ़िया नोट्स बन जाएंगे। मैं तो कह रहा हूं स्पोर्ट्स क्लासेस का भी लिख लो, स्पोर्ट्स बाय चैरिटेबल एंटिटी, स्पोर्ट्स बाय अदर पर्सन। चैरिटेबल है तो एग्जम्प्ट, अदर है तो टैक्सेबल। 2 मिनट लगेगी, लिख लो स्पोर्ट्स क्लासेस बाय चैरिटेबल एंटिटी अदर पर्सन। हर क्रिकेटर की क्रिकेट एकेडमी है बेटा, हर बड़े क्रिकेटर ने बना रखी है, पैसे कमाने का सोर्स है। चैरिटेबल एंटिटी है तो एग्जम्प्ट, अदर पर्सन है तो टैक्सेबल। क्लियर? नेक्स्ट, कंफर्म कैटेगरी है बेटा, ये मिलेगी एग्जाम में, इसमें टाइम लगाना। बहुत बढ़िया चेंज आया, लिख लिया ये। 17 पे बेटा हाईली एक्सपेक्टेड लिखो, टूर ऑपरेटर सर्विस। अब इसमें मुझे थोड़ा टाइम लगाने देना, 5 नंबर तक की केस स्टडी मिलेगी इसमें। इसमें एक एंट्री थी बेटा, वो अब भी है। मेगा एग्जामिनेशन में मल्टीपल एंट्रीज थी, उसमें एक एंट्री थी, लिखो सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय टूर ऑपरेटर टू अ फॉरेन टूरिस्ट। Services provided by a tour operator to a foreign tourist in relation to tour. In relation to tour
होली कंडक्टेड आउटसाइड इंडिया, होली कंडक्टेड आउटसाइड इंडिया। सर्विस देने वाला कौन है? इंडियन टूर ऑपरेटर। सर्विसेज लेने वाला कौन है? फॉरेन टूरिस्ट। और उसका टूर कहां के लिए बनाया? इंडिया के लिए, आउटसाइड इंडिया के लिए? होली आउटसाइड इंडिया। तो ये फुल्ली एग्जाम्प्ट, ये पहले भी एग्जाम्प्ट था, ये अब भी एग्जाम्प्ट है। सर फिर चेंज क्या है अभी बताऊंगा, एक बार जरा इसकी प्रैक्टिस करो। सर्विसेज प्रोवाइडर कौन है बेटा? सर्विस प्रोवाइडर इंडिया टूर ऑपरेटर। सर्विस रिसिपिएंट कौन है? फॉरेन टूरिस्ट। इंडियन टूर ऑपरेटर ने इसका टूर क्या कर दिया बेटा? बनाया, आइटनरी बना दी। और टूर कहां पर होना चाहिए? टूर फॉर भूटान, और कहीं नहीं जाएगा ये फॉरेन टूरिस्ट। ये भूटान घूमने जाना चाहता है। एग्जाम्पल भी ऐसे ले रहा हूं, थोड़ा रियलिस्टिक लगेगा। तो इंडियन पार्टी ने बोल दिया जी मैं चार्ज करूंगा 50,000, आपकी प्रॉपर आइटनरी बना दूंगा। भूटान में कहाँ जाओ, एयरपोर्ट पे उतरो, उसके बाद कहाँ जाओ, कहाँ कहाँ रुकना है, क्या क्या घूमना है, सारी आइटनरी बना के दे दूंगा मैं। अपनी वैल्यू 50,000। सामने वाले ने डन कर दिया, डन। तो इस पे क्या हो जाएगा? जीएसटी एग्जाम्प्ट, क्योंकि होली क्या है ये? आउटसाइड इंडिया। बच्चे की इनोसेंट क्वेरी होती है, सर बाहर का पर्सन बाहर घूमने जा रहा है, तो इंडियन टूर ऑपरेटर पिक्चर में कैसे आ रहा है? बाहर का पर्सन बाहर घूमने जा रहा है, वो इंडियन टूर ऑपरेटर से क्यों अपना टूर की आइटनरी बनवा रहा है वो? तो हो सकता है तुम भी मेरे से पूछ लो बेटा। तो मैं एक क्वेश्चन मैंने जान के ऐसा ड्राफ्ट कर दिया बेटा, भूटान डायरेक्ट फ्लाइट नहीं है। यूएस का पर्सन भूटान घूमने जाना चाहता है, वर्ल्ड क्लास कंट्री है भूटान भी बेटा, कार्बन नेगेटिव कंट्री है। मतलब पहली ऐसी कंट्री है जो आपकी कार्बन नेगेटिव है, ऑक्सीजन ज्यादा देती है, कार्बन डाइऑक्साइड क्या है बेटा आपका कम लेती है, घूमने लायक वर्ल्ड क्लास है। अब यूएसए वाले पर्सन का मन कर गया भूटान घूम के आऊंगा, उसने सुन लिया कहीं के भूटान बहुत बढ़िया कंट्री है, भूटान की डायरेक्ट फ्लाइट ढूंढ रहा है, मिली नहीं। यूएसए भूटान की फ्लाइट नहीं है, पहले वो क्या करेगा? आईजीआई इंडिया में आएगा, और फिर इंडिया से कहां जाएगा बेटा? वो भूटान में जाएगा। भूटान में जाए कहां उसे पता नहीं। अब वो इंडियन टूर ऑपरेटर क्या करेगा बेटा? उसका टूर बनाएगा। ये ऐसे है पिक्चर में, कहीं आपको लगे है भी बाहर का, टूर भी बाहर का, ये इंडिया में क्या करने आ रहा है? फ्लाइट नहीं मिलती बेटा, डायरेक्ट फ्लाइट है ही नहीं भूटान, एक्चुअल में नहीं है साहब। कहीं बाहर से जाए भूटान की फ्लाइट नहीं है, सिलेक्टेड फ्लाइट है बेटा, इंडिया से मिल रही है। तो पहले वो इंडिया जाएगा, और इंडिया से कहां जा रहा है बेटा? भूटान। तो इंडिया में आके उसने बेटा कांटेक्ट कर लिया कॉक्स एंड किंग, नाम सुन रखे हो, जैन टूर एंड ट्रेवल, उससे टाई अप कर लिया जी मेरा बनाओ, भूटान की मेरी आइटनरी बनाओ, बना दूंगा जी, 50,000 चार्ज होंगे। डन कर दिया उसने। उस 50,000 के ऊपर जीएसटी नहीं है। ये समझ में आ गया? ये एंट्री पहले भी थी, ये एंट्री अब भी है। नई चीज ये आई है, वो कह रहा है जी मैं भूटान भी जाऊंगा, इंडिया भी। पहले मैं इंडिया घूमूंगा, एशिया के टूर पे है नालायक वो, पहले मैं इंडिया घूमूंगा 10-15 दिन, उसके बाद मैं 7-8 दिन कहां लगाना चाहता हूं? भूटान में लगाना चाहता हूं। तो मैं बोल सकता हूं अब सर्विसेज क्या हो गई? पार्शली इन इंडिया, पार्शली आउटसाइड इंडिया। ये सिचुएशन के रिगार्डिंग लॉ पहले साइलेंट था। लॉ पहले केवल क्या था बेटा? होली आउटसाइड इंडिया है तो एग्जाम्प्ट, होली इन इंडिया है तो टैक्सेबल, होली इन इंडिया है तो टैक्सेबल। व्हाट इफ पार्शली इन इंडिया एंड पार्शली आउटसाइड इंडिया? फॉरनर इंडिया में आ रहा है बेटा, एशिया के टूर पे 10 दिन लगाएगा वो कहां पर साहब? आपके इंडिया में। 7 दिन लगाना चाह रहा है बेटा वो कहां पर आपका साहब? भूटान में। अब इसका कैसे चले, कितना टैक्सेबल हो, कितना एग्जाम्प्ट हो? ये 2022 से बेटा इन्होंने अमेंडमेंट ली है, 1 अक्टूबर 2022। अब फट्टे मारो बेटा क्या होना चाहिए? सिंप्लीफाइड करता हूं, 10 दिन लगाएगा बेटा ये आपका इंडिया में, 5 दिन लगाएगा बेटा ये भूटान में। ये कानून की कलम आपके पास है, निर्मला सीतारमण है बेटा। आप पहले तो ये बताओ, सारा टैक्सेबल, सारा एग्जम्प्ट या प्रोपोर्शनेट करें? सारा टैक्सेबल करें, सारा एग्जम्प्ट करें या प्रोपोर्शनेट? प्रोपोर्शनेट। किस रेशो में होना चाहिए? किस रेशो में होना चाहिए? नंबर ऑफ डेज। किस रेशो में बेटा? नंबर ऑफ डेज। अगर एक टूर पार्शली परफॉर्म्ड इन इंडिया है, पार्शली परफॉर्म्ड आउटसाइड इंडिया है, तो जितना आउटसाइड इंडिया परफॉर्म हुआ है वो वैल्यू क्या हो जाएगी? एग्जाम्प्ट।
पार्शली परफॉर्म्ड इन इंडिया, पार्शली परफॉर्म्ड आउटसाइड इंडिया। तो जो आपका क्या हुआ है बेटा, आउटसाइड इंडिया परफॉर्म हुआ है, वो एग्जाम्प्ट हो जाएगा किस रेशो में, इन द रेशो ऑफ नंबर ऑफ डेज। और सुनो ध्यान से, लो कितना माइन्यूटली ड्राफ्ट करा बेटा, अगर आपके 10 घंटे एक दिन में अगर आवर्स में आ जाए बेटा, अगर आवर्स आपके 10 घंटे से ज्यादा हैं, कंप्लीट डे मान लेना। अगर आपके आवर्स 10 घंटे से ज्यादा है, कंप्लीट डे मान लेना। और अगर बेटा आपके 10 घंटे से कम है, हाफ डे, इग्नोर नहीं, फिर क्या करना है बेटा, हाफ डे कंसीडर करना है। इसके नीचे लिखो, अब लिखो कि क्या अमेंडमेंट है। नई एंट्री जो आई है, सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय इंडियन टूर ऑपरेटर 18, 17 तो पहले भी था, अब भी है नया पॉइंट 18, सर्विसेज provided by Indian tour operator to a foreign tourist. Services provided by Indian tour operator to a foreign tourist to the extent of, मैं एग्जाम्पशन पढ़ा रहा हूं, कितना एग्जाम्प्ट होगा, टू द एक्सटेंट ऑफ वैल्यू ऑफ टूर, एग्जाम्प्ट होगा टू द एक्सटेंट ऑफ वैल्यू ऑफ टूर ऑपरेट आउटसाइड इंडिया, टू द एक्सटेंट ऑफ वैल्यू ऑफ टूर ऑपरेट आउटसाइड इंडिया इज एग्जम्प्ट फ्रॉम जीएसटी। समस्या, हाउ टू कैलकुलेट एग्जम्पशन, हाउ टू कैलकुलेट एग्जम्पशन। एग्जम्पशन बेटा कैसे कैलकुलेट करें, कैसे करेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ डेज। ध्यान रखना, हाउ टू क्लेम एग्जम्पशन किस बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ डेज। नंबर ऑफ डेज में भी याद रखना टाइम इक्वल टू और एक्सीडिंग, कितना बोला था मैंने, 12, सॉरी 12 है। 12 घंटे या उससे ज्यादा होगा तो ट्रीटेड एज 1 डे, लेस देन 12 आवर ट्रीटेड एज हाफ डे। अब एग्जाम्पल ध्यान से समझना बेटा और मुझे बताना कि एग्जम्प्ट कितना होगा। सर्विस प्रोवाइडर इंडियन टूर ऑपरेटर, सर्विस रिसिपिएंट फॉरेन टूरिस्ट, ये इसको दे रहा है टूर ऑपरेटर सर्विस, वैल्यू 3 लाख, इंडिया, इसमें लगाएगा बेटा ये 6 दिन, भूटान यहां लगाएगा 4 दिन। तो ये होली आउटसाइड इंडिया नहीं है, ये पार्शली इन इंडिया, पार्शली आउटसाइड इंडिया। तो एग्जम्प्ट कितना है, एग्जम्प्ट कितना है, आउटसाइड इंडिया वाला। एग्जम्प्ट कितना है, आउटसाइड इंडिया वाला। तो बोलना वैल्यू ऑफ एग्जम्प्टेड सप्लाई कैसे निकालें, वैल्यू ऑफ एग्जम्प्टेड सप्लाई कैसे निकालें। 3 लाख टोटल कितने दिन के लिए है, 10 दिन के लिए। व्हाट वुड बी फॉर 4 days, हाउ मच, 1,20,000।
ये एग्जम्प्टेड है, तो देयरफॉर वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई कितनी होगी? जीएसटी कितने पे लगेगा? कितने पे लगेगा? अब एक चीज बताऊं जहां बच्चे फंसेंगे, एग्जाम में ऐसी ही केस स्टडी आएगी बेटा, क्योंकि ये जो इलस्ट्रेशन है ये लो ने दे रखी है, मैंने तो बस नेपाल की जगह भूटान कर दिया, बाकी सब फैक्ट्स वही हैं, ये लो में दे रखी है इलस्ट्रेशन। एग्जाम में क्या आएगा, वो बोलेगा वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई, वो क्या बोलेगा? वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई। और हर बच्चा कहां लगा होगा, हमें पता है सर कितना एग्जाम्प्ट होता है, 1,20,000। वो 1,20,000 नहीं पूछ रहा, वो पूछ रहा है कि टैक्सेबल कितना होगा। 3 में से 1,20,000 एग्जाम्प्ट है, तो टैक्सेबल कितना होगा बेटा? 1,80। एग्जाम में तसल्ली से देख लेना वो पूछ क्या रहा है। अगर वो पूछ रहा है एग्जम्प्टेड सप्लाई बताओ, तो आंसर क्या होगा बेटा? 1,20,000। और अगर वो बोल रहा है टैक्सेबल वैल्यू बताओ, तो 1,20,000 तो एग्जम्प्ट है, 3 माइनस 1,20,000 टैक्सेबल कितना होगा बेटा आपका? टैक्सेबल होगा साहब आपका 1,80,000। हमें क्लियर? 3 एग्जाम्पल दिए थे, मैं तीनों ही ले लेता हूं, इनमें से कोई एक आएगा। ये मेरा दिया हुआ नहीं है, इलस्ट्रेशन लो की दी हुई है बेटा, वहां नेपाल था, मैंने खाली भूटान करा है, बिल्कुल सेम था, बस फैक्ट्स ये थे, अब इंडिया में 4 दिन, भूटान में 6 दिन, बाकी सब फैक्ट सेम है। बोलो बेटा, एग्जाम्प्ट कितना होगा? एग्जाम्प्ट, गुड। वैल्यू ऑफ एग्जम्प्टेड सप्लाई 3,10,000 दिन के लिए है, 6 दिन के लिए 1,80। तो देयरफॉर वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई 3,00,000 माइनस 1,80, 1,20। क्लियर? थर्ड, इंडिया में 6 दिन, भूटान 5 दिन 14 आवर्स। भूटान में 5 दिन 14 आवर्स, तो ये तो 6 के 6 रहेंगे, 14 12 या उससे ज्यादा है, ये क्या हो जाएगा बेटा आपका? 6 12, ठीक है ना? तो बेटा वैल्यू ऑफ एग्जम्प्टेड सप्लाई, गुड, प्रपोर्शनेट तो कर ही लोगे आप। 3,12,000 दिन के लिए है, व्हाट वुड बी फॉर 6 डेज, 1,50,000 एग्जम्प्ट, 1,50,000 टैक्सेबल। मेकिंग सेंस? एक और था, फुल प्रूफ हो जाएंगे फिर हम। इंडिया 6 दिन, भूटान 5 दिन 10 घंटे, क्या हो जाएगा बेटा? ये 6, ये 5, 11 कर दो, एग्जम्प्ट बता दो बस। वैल्यू ऑफ एग्जम्प्टेड सप्लाई मतलब हाफ 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 ही लिखा है, हाफ ही लिखा है, हाफ ही लिखा है, बिल्कुल हाफ था बेटा, जल्दी जल्दी भागने के चक्कर में हो रहा है। हाफ है बेटा, ऊपर जाते कंप्लीट, वैसे हाफ। तो वैल्यू ऑफ एग्जम्प्टेड सप्लाई कितना था? वैल्यू 3,00,000, ये 11.5 दिन के लिए है, तो 5.5 दिन के लिए कितना होगा? जो भी आएगा फ्रैक्शन में देख लेना बेटा। कैलकुलेटर है क्या? ठीक है, इसको अच्छे से कर लेना, मिलेगा एग्जाम में। ये अभी खत्म नहीं हुआ मेगा एग्जामिशन, सर पक गए, पढ़ना तो पड़ेगा बेटा, थोड़ा सा हो रहा है बस। आगे लिखो, पॉइंट नंबर कौन सा बनेगा? 19। स्पेसिफाइड बॉडीज पढ़ते थे बेटा जिनकी सर्विसेज मेगा एग्जामिशन में एग्जम्प्ट होती थी। IRDA, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये इंश्योरेंस कंपनी को सर्विसेज देंगे तो क्या होता था बेटा आपका? GST एग्जाम्प्ट होता था। सेबी नाम सुना है? सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इनकी सर्विसेज पे GST एग्जाम्प्ट होता था। GSTN, गुड्स एंड सर्विस टैक्स नेटवर्क, ये नाम नहीं सुना? पोर्टल को कौन संभाल रहा है? पोर्टल को
जीएसटीएन पोर्टल को संभाल कौन रहा है? जीएसटीएन, गुड्स एंड सर्विस टैक्स नेटवर्क। वो सर्विसेज दे रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट को, यूनियन टेरिटरी को। वो भी क्या होती थी बेटा? एग्जाम्प्ट होती थी। FSSAI, FSSAI, फूड सेफ्टी एंड सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इनकी सबकी सर्विसेज क्या होती थी? एग्जाम्प्ट होती थी। कितने गिनवा दिए? 4। नंबर 1 IRDA, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। नंबर 2 SEBI, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। नंबर 3 बेटा GSTN, गुड्स एंड सर्विस टैक्स नेटवर्क। चौथा FSSAI, फूड सेफ्टी एंड सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये चारों के ऊपर पहले GST एग्जाम था, अब टैक्सेबल। अब इन चारों की सर्विसेज क्या हो गई बच्चे? टैक्सेबल हो गई। लिख लो फॉरवर्ड। जहां रिवर्स नहीं है वहां बाय डिफॉल्ट फॉरवर्ड। रिवर्स केवल वही है जहां स्पेसिफिकली मेंशन है, और जिसका कोई नहीं उसका फॉरवर्ड। ये तो पढ़ा था ना। तो लिखो सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय, एक एक नंबर में आएंगे ये एग्जाम में। सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय, नंबर 1 IRDA, फुल फॉर्म लिख लो, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। नेक्स्ट बेटा SEBI, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। नेक्स्ट बेटा GSTN, गुड्स एंड सर्विस टैक्स नेटवर्क। कुल मिला के बीजेपी गवर्नमेंट को पैसा चाहिए भाई, मतलब गवर्नमेंट अथॉरिटीज को भी नहीं छोड़ रहे हो। गुड्स एंड सर्विस टैक्स नेटवर्क, बात भी ठीक है, 2024 में इलेक्शन है, पैसा तो चाहिए। लास्ट FSSAI, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। क्या है ये आज के टाइम बेटा? Their services chargeable to GST. Their services chargeable to GST. चैप्टर को सीरियस लेना बेटा, इसको 2 क्वेश्चन तक आ जाते हैं इनमें से, ठीक है ना? कितनी एग्जामिशन हो गई? 19। बस 2 और हैं बेटा, खत्म। बोले हैं एग्जामिशन खत्म, नालायक। 20th एक बार पहले देख लेते हैं, फिर हिम्मत बचेगी तो आगे कैरी कर लेंगे। पहले इसको तो पढ़ो, उसमें टाइम लगेगा अभी। 20th सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय RBI, एक तो ये होता था, और एक होता था सर्विस इंपोर्ट करी है RBI ने। import of service by RBI in relation to management of foreign reserve। पहला था सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय RBI, RBI कोई सर्विसेज दे रहा है, दूसरे में RBI क्या कर रहा है? सर्विसेज ले रहा है, इंपोर्ट कर रहा है। इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज बाय RBI इन रिलेशन टू मैनेजमेंट ऑफ फॉरेन रिजर्व। हद होगी भाई, हद। ये एग्जम्पशन विड्रॉल हो गई। RBI की सर्विस टैक्सेबल, मतलब हद कर दी साहब। ये एग्जम्पशन विड्रॉल, ये दोनों टैक्सेबल है आज के टाइम। एग्जम्पशन विड्रॉल तो दोनों क्या हो जाएंगे? बोथ सर्विसेज आर टैक्सेबल। IRDA, SEBI, FSSAI, GSTN, वो चिल्ला रहे थे ये क्या कर दिया, तो उनको समझाने के लिए ठहर, इंडिया का सबसे बड़ा बैंक, इसी को धर लिया बेटा। पहले मेगा एग्जामिशन में था, इसकी सर्विसेज क्या कर दी बच्चे? टैक्सेबल कर दी। पुराने लॉ में था सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय RBI एग्जाम, तो हम क्लास में पढ़ते थे सर्विसेज प्रोवाइडेड टू RBI टैक्सेबल, सर्विसेज प्रोवाइडेड टू RBI टैक्सेबल। तो अब आज के टाइम चाहे बाय हो
चाहे टू हो, सारा का सारा क्या है बेटा, टैक्सेबल है। चाहे आरबीआई सर्विसेज दे, चाहे आरबीआई सर्विसेज ले, इसके ऊपर क्या लगेगा बेटा, जीएसटी लगेगा। नॉलेज चेक करूं जो एग्जामिनर चेक करेगा? हाँ सर, हमने एक पढ़ी थी बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सेक्टर सर्विस मेगा एग्जामिशन में। हाँ सर पढ़ी थी। उसमें यह पढ़ा था अगर बैंक कोई सर्विसेज देता है जिसमें कंसीडरेशन क्या होता है, इंटरेस्ट, या कंसीडरेशन क्या होता है, डिस्काउंट, तो वो एग्जम्प्ट होती है। जैसे लोन के ऊपर इंटरेस्ट है, ओडीसीसी के के ऊपर इंटरेस्ट है, तो इस इंटरेस्ट के ऊपर क्या नहीं लगता बेटा, जीएसटी नहीं लगता। पब्लिक इंपोर्टेंस की चीज है। नहीं, बैंक क्या हो जाते हैं, तबाह बर्बाद हो जाते हैं। उनकी तो कमाई इंटरेस्ट है, तो बैंक को बेटा इंटरेस्ट से कमाई है या डिस्काउंट। डिस्काउंट का एग्जांपल बिल डिस्काउंट, बिल रिसीवेबल को क्या कर दिया उसने, डिस्काउंट कर दिया, तो बैंक को इसके ऊपर क्या नहीं लगता था बेटा, जीएसटी नहीं लगता। वो एंट्री अब भी है। अब सुनो ध्यान से, एसबीआई ने आरबीआई को लोन दिया, आरबीआई ने, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एसबीआई को लोन दिया और उसके बदले इंटरेस्ट इनकम है। क्वेश्चन समझ रहे हो क्या है? सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय आरबीआई, ये क्या है बेटा, आपकी एग्जाम्प्ट। ये क्या पहले एग्जाम्प्ट थी, आज के टाइम क्या है, ये टैक्सेबल। इसको अलग कर दो। एक बाकी है बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सेक्टर, वो एज इट इज है, उसकी एग्जाम्पशन विड्रॉल नहीं हुई। इंटरेस्ट क्या होता है, बैंकिंग सेक्टर का एग्जाम्प्ट होता है। डिस्काउंट क्या होता है, एग्जाम्प्ट होता है। या बैंक आपस में फॉरेक्स की सेल परचेज करें, एक बैंक ने दूसरे बैंक को डॉलर बेच दिए, उसके बदले क्या चार्ज कर रहा है वो, कमीशन, वो भी क्या होता था, एग्जाम्प्ट होता है। अब भी होता है बेटा। इशू ये है अगर आपका आरबीआई वो सर्विस दे रहा हो तो। आप एक एग्जांपल लिखो, मैं क्या कहना चाह रहा हूं। सर्विस प्रोवाइडर आरबीआई, सर्विस रिसिपिएंट पंजाब एंड सिंध बैंक, आप नेशनल लिख लो। हाँ, दोनों तो उस बैंक का नाम ही नहीं सुना होगा। सर्विस प्रोवाइडर आरबीआई, सर्विस रिसिपिएंट है पंजाब एंड सिंध, पंजाब एंड नेशनल बैंक। सिंध बैंक का आदत पड़ी हुई है ऑडिट की। ये इसको सर्विस दे रहा है, नंबर 1 मैनेजमेंट कंसल्टेंसी ऑन फॉरेक्स। पंजाब नेशनल बैंक के पास बहुत सारा फॉरेक्स है, उसका क्या करे, उसके लिए वो कंसल्टेंसी सर्विस ले रहा है, किससे बेटा, आरबीआई से। दूसरा, आरबीआई ने इसको लोन दिया, उसके ऊपर इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन टू पीएनबी। तीसरा, आरबीआई ने इसको फॉरेक्स बेचे, डॉलर वॉलर बेचे, उसके ऊपर कमीशन ऑन सेल ऑफ फॉरेक्स। लिख लो, इसके थ्रू समझा दूंगा मैं। ये वाली जो दो हैं, ये हर बैंक की एग्जाम्प्ट होती हैं। हर बैंक की क्या होती है बेटा, ये आपकी एग्जाम्प्ट होती हैं। इंटरेस्ट है अगर उनको कंसिडरेशन के तौर पे, डिस्काउंट है या कमीशन है किस पे बेटा, फॉरेक्स पे, तो ये क्या होता है, मेगा एग्जाम्पशन में एग्जाम्प्ट। तो मैं ये कह रहा हूं ये आरबीआई भी तो दे सकता है। अब आरबीआई की सारी ही सर्विसेज टैक्सेबल हैं, इंटरप्रिटेशन 1। इंटरप्रिटेशन 2, अगर और कहीं एग्जाम्पशन है तो वहां एग्जाम्पशन मिल जाएगी, और अगर नहीं है तो बाय डिफॉल्ट टैक्सेबल है। इंटरप्रिटेशन 1, आरबीआई की ए टू जेड सारी की सारी सर्विसेज टैक्सेबल हैं, उसका आंसर हो जाएगा तीनों टैक्सेबल। इंटरप्रिटेशन 2, अगर बैंकिंग सेक्टर में कहीं और कहीं एग्जाम्पशन है तो वो एग्जाम्पशन आरबीआई को भी मिलेगी, क्योंकि आरबीआई भी क्या है बेटा, बैंक है। बाकी सर्विस टैक्सेबल हो या सारी टैक्सेबल हो, आंसर इज सेकंड 1। अगर बाकी कहीं एग्जाम्पशन है बैंकिंग सेक्टर को, तो वो एग्जाम्पशन किसको मिलेगी बेटा, आरबीआई को भी मिलेगी। तो आंसर क्या होगा आपके सामने, ये वाली क्या हो जाएगी आज के टाइम, टैक्सेबल, और ये वाली दोनों ही एग्जाम्प्ट है। समझ आया बेटा? तो एग्जाम में सीधा नहीं मिलेगा कि आरबीआई जो सर्विसेज दे रहा है उसकी ट्रीटमेंट बताओ। अगर सीधा आ जाए, छोड़ के आ जाना, आपकी भी ईगो है। इतना सिंपल क्वेश्चन कि आरबीआई सर्विसेज की ट्रीटमेंट बताओ, आज के टाइम तो क्या है, वो टैक्सेबल है। वो ये घुमाएगा वो केस स्टडी बना के, आरबीआई प्रोवाइड द फॉलोइंग सर्विसेज। सबसे पहला वो क्या कर रहा है जी, कंसल्टेंसी सर्विसेज दे रहा है। दूसरा, वो लोन दे रहा है, उसके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज कर रहा है। तीसरा, वो फॉरेक्स दे रहा है, उसके ऊपर क्या कर रहा है, कमीशन चार्ज कर रहा है। डिस्कस द टैक्स ट्रीटमेंट।
तो अब क्या हो जाएगा, केवल पहले वाली तो क्या है बेटा आपकी टैक्सेबल है, ये बाकी दो तो बैंकिंग सेक्टर की एग्जम्प्ट है। आरबीआई इज ऑल्सो बैंकिंग सेक्टर, उसको भी क्या मिलेगी बच्चे, ये एग्जम्पशन मिलेगी अंडर नोटिफिकेशन नंबर। और कुछ समझ में आया ना है, ये तो याद हो गया होगा, 12/2017। मैं इसलिए कह रहा था स्टार्ट करने से पहले कि 100 नंबर का पेपर बन जाए इसमें से, मतलब इतनी अमेंडमेंट है ये। सर नींद आ रही है, बस लास्ट पॉइंट नंबर। आपको याद है एक डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट की सर्विस होती थी, तुम्हें क्या याद, तुम थके पड़े हो बेटा, तुम लिखने में ध्यान दो। डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, पोस्ट ऑफिस, भारतीय डाक विभाग, हमेशा एग्जाम्प्ट नहीं होता था, 4 सर्विस। शुक्र है, बस इतना बोलते रहा करो। कौन कौन सी 4 थी? स्पीड पोस्ट, एक्सप्रेस पार्सल पोस्ट, एजेंसी सर्विस ऑन कमीशन बेसिस, और लाइफ इंश्योरेंस, पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस। ये पुराना लो था, ये 4 सर्विस अलग करते थे, बाकी सर्विस अलग करते थे। ये 4 सर्विस अलग करते थे, बाकी सर्विस अलग करते थे। ये 4 क्या होती थी? नालायको, ये टैक्सेबल होती थी, बाकी एग्जम्प्ट होती थी। तुम चुप रहो, तुम थक गए हो बेटा, तुम लिखने पे ध्यान दो। ये 4 टैक्सेबल होती थी, 4 के अलावा बाकी एग्जम्प्ट होती थी। इस चैप्टर में ये समस्या है, ये लिस्ट तो याद हो जाती है, उसके बाद भटक जाते हैं कि ये एग्जम्पशन की लिस्ट थी या टैक्सेबल की थी, क्योंकि इसमें कई चीज तो पढ़ रहे होते हैं एग्जम्प्ट के एंगल से, कई चीज पढ़ रहे होते हैं कि ये टैक्सेबल है बाकी एग्जम्प्ट है। चलो, ये टैक्सेबल होती थी, बाकी क्या है, एग्जम्प्ट है। टैक्सेबल होती थी एफसीएम में, फॉरवर्ड चार्ज, गवर्नमेंट को टैक्स जमा कराती थी। डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट गवर्नमेंट को क्या करता था, टैक्स जमा करवाता था। ओ भाई, इसमें हद अमेंडमेंट करी है इन्होंने, हद। अब लिखो क्या है, नहीं उल्टा नहीं करा, सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय, कौन दे रहा है सर्विसेज? सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय भारतीय डाक विभाग, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट। अब ये 4 सर्विसेज दे रहा है, पर 4 के नाम अलग हैं। पोस्ट कार्ड, इनलैंड लेटर, ये कहां चलते हैं ये आज के टाइम? ये किसी जमाने में चलते थे, उसमें चिट्ठियां लिखते थे। आज के टाइम तो व्हाट्सएप के जमाने हैं भाई, आजकल तो शादी के कार्ड भी नहीं देते, वो भी व्हाट्सएप पे आ जाते हैं। पुराना जमाना तुम्हें तो पता ही नहीं होगा बेटा, पुराने जमाने में कार्ड वार्ड आते थे पहले शादियों के बेटा। शादी के कार्ड बांटना अपने आप में समस्या होती थी, अगर रिश्तेदार पूरे इंडिया में स्कैटर्ड है, एक महीना तो कार्ड बांटने में लगते थे। आज के टाइम व्हाट्सएप ये है, और ऐसे ही पता नहीं कहां पोस्ट कार्ड कहां चलते हैं अब। पोस्ट कार्ड, इनलैंड लेटर, बुक पोस्ट, स्पीड पोस्ट नहीं है, नॉर्मल डाक, तुमने तो देखे भी नहीं होंगे ये। वो रेड कलर के लेटर बॉक्स नहीं लगे रहते, आज के टाइम तो पता नहीं वो कामयाब भी है या नहीं है, कोई देखता ही नहीं देखता उन्हें। चलो लास्ट, ऑर्डिनरी पोस्ट, साधारण पोस्ट। सर ये होते क्या है, गूगल पिक डाल के सर्च कर लेना, गूगल पे नाम से सर्च मत करना, पिक डाल के सर्च करना, अपने आप आपके सामने फोटो आएगी और देखते समझ जाओ। वो चिट्ठी विट्ठी नहीं होती थी यार, इसको देख लेना, इनलैंड लेटर क्या होता है, उस पे पिक पे अगर इनका एनवेलप होते थे, ये चिट्ठी बना के एनवेलप में डाल देते थे, उस एनवेलप का वेट 10 ग्राम से कम है, 10 ग्राम, 1 तोला, उस एनवेलप का वेट, एनवेलप वेट लेस देन 10 ग्राम। निर्मला सीतारमन जी क्या करके मानेंगे, राम जाने बेटा। तो ये एग्जम्प्ट है, तो ये एग्जम्प्ट है। इसके अलावा कितने मर्जी केस बन जाएं, इसके अलावा कितने मर्जी केस बन जाएं, क्या मतलब? वो 4 के 4 मैं बोल सकता हूं, यहां तो आए गए, स्पीड पोस्ट, एक्सप्रेस पार्सल पोस्ट, एजेंसी सर्विस ऑन कमीशन बेसिस, चौथा लाइफ इंश्योरेंस, मैं कह रहा हूं सब कुछ आ गया। 10 ग्राम से ऊपर वाले भी तो यहां आ जाएंगे, यहां तो क्या है 10 ग्राम से कम, अगर 10 ग्राम या उससे ज्यादा हो गया वो भी तो इसमें आ जाएंगे। स्कोप घटा है या बढ़ा है? ड्रेस्टिक बढ़ा है।
पहले केवल 4 सर्विस थी, अब 400 हो सकती हैं। इन 4 के अलावा जो भी 4 भी चिल्लड़ है, मुझे तो पता ही नहीं चलते भी या नहीं चलते आज बेटा। पहले के जमाने में होते थे कि लेटर लिख के भेज रहे हैं, 10 ग्राम से कम, 10 ग्राम से कम होगा क्या भाई? उस लेटर का वेट ही 10 ग्राम पा जाएगा जिस पर हम लिख रहे हैं। वो इनलाइन लेटर जो पेज होता है उसका वेट ही मेरे ख्याल 10 ग्राम या उससे ज्यादा होगा। पर लो ये मैंने ने लिखा 10 ग्राम से कम है तो जीएसटी एग्जाम अदर केस में आ जाएगा। बाकी इस केस में क्या होगा? जीएसटी लगेगा, लेवी, फॉरवर्ड चार्ज। और मजे की बात सुनो, नहीं यही नहीं रुके ये। सर्विस रिसिपिएंट, सुनो ऊपर ध्यान दो, सर्विस रिसिपिएंट रजिस्टर्ड हो अनरजिस्टर्ड हो हमेशा लगेगा। सर्विस रिसिपिएंट रजिस्टर्ड हो अनरजिस्टर्ड हो हमेशा लगेगा। सर्विस रिसिपिएंट गवर्नमेंट एंटिटी हो अदर देन गवर्नमेंट एंटिटी हो तो भी लगेगा। हे मेरे राम, डिपार्टमेंट ऑफ, ये जितने भी इनकम टैक्स के नोटिस आते हैं बेटा, जीएसटी के नोटिस आते हैं, ये सारे स्पीड पोस्ट से आते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। अब ये सर्विस किससे ले रही है? डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट से। यानी कि एक गवर्नमेंट डिपार्टमेंट दूसरे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को क्या कर रहा है? सर्विस दे रहा है, उसके ऊपर जीएसटी लगेगा। गवर्नमेंट क्या करके मानेगी? लिटरली हद है बेटा, 10 ग्राम से कम है तो एग्जाम, इससे ऊपर टैक्सेबल, और हमेशा टैक्सेबल क्रक्स ये है, हमेशा सर्विस रिसिपिएंट रजिस्टर्ड हो अनरजिस्टर्ड हो, सर्विस रिसिपिएंट गवर्नमेंट एंटिटी है अदर देन गवर्नमेंट एंटिटी है, कोई भी हो, अदर केस में आ गया, हमेशा और हमेशा क्या लगेगा? जीएसटी लगेगा। फॉरवर्ड चार्ज कौन जमा करवाएगा? डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट। ये छोटी सी बेटा आपकी थी मेगा एग्जामिशन की 21 अमेंडमेंट थी, खाली एग्जाम में पक्का मिलेंगी इनमें से 1 या 2। टूर ऑपरेटर पे एक्स्ट्रा फोकस रखना, रेंटिंग वाले के ऊपर बेटा थोड़ा एक्स्ट्रा फोकस रखना। ये हाईली एक्सपेक्टेड है। टूर ऑपरेटर लिखना चाहो लिख लो, रेंटिंग वाला, हॉस्पिटल्स में वो रूम वाला, इस पे फोकस रखने हैं। नंबर 1 टूर ऑपरेटर अलग से लिख लो, बाद में छाटते रहना। नंबर 1 टूर ऑपरेटर, नंबर 2 हॉस्पिटल्स, नंबर 3 रेंटिंग, नंबर 4 डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट। है हिम्मत बेटा? ये एग्जॉस्ट हो गए? खत्म तो हो ही नहीं सकता बेटा। अभी जीएसटी में बहुत है अमेंडमेंट, इनपुट टैक्स क्रेडिट में है, इसके बाद बेटा वो भी भर भर के इंटरेस्ट 1.5 घंटा लग जाएगा, और उसका प्रैक्टिकल आएगा ही आएगा, इंटरेस्ट कंप्यूट करना। तो फाइनली दैट इज ऑल फॉर टुडे।